हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल लर्निंग पॉइंट पे। मैं करा रहा हूँ एमसीआरई लैब टेक्नीशियन एग्जामिनेशन की तैयारी, जिसमें हम डेली क्लासेस में अपने टॉपिक वाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं। अभी तक के जो हमारे टॉपिक कवर हो चुके हैं वह क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, हीमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और ब्लड बैंक। तो इतने टॉपिक अभी तक हमने कवर कर लिए, उनके एमसीक्यूज देख लिए हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम देखेंगे हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी के एमसीक्यूज। ठीक है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होना होगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हमने अभी तक की जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं उन सब का पीडीएफ मैंने वहाँ पर दिया हुआ है। आप वहाँ से अपने क्वेश्चन लगा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। जो आज हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा हिस्टोपैथोलॉजी से, फिक्सेटिव कॉमनली यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में सामान्यतः प्रयुक्त फिक्सेटिव क्या है? ऑप्शन है हमारे पास एथनॉल, मेथनॉल, फॉर्मलिन, एसीटोन। जब हम फिक्सेटिव यूज़ करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, वो करते हैं फॉर्मलिन। हम यहाँ पर करते हैं फॉर्मलिन का यूज़। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। फॉर्मलिन का यहाँ पर फिक्सेटिव क्यों यूज़ हो रहा है? फिक्सेटिव यूज़ होता है हमारे, जो हमारा टिश्यू होता है, कोई टिश्यू या ऑर्गन जो भी आ रहा है हमारे पास हिस्टोपैथोलॉजी में, तो उसको बैक्टीरियल कंटामिनेशन, जो हमारा ऑटोलाइसिस होता है, उससे प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है फिक्सेटिव का। ठीक है, उसको हम किससे फिक्सेटिव कर रहे हैं? फॉर्मलिन से। ठीक है, हम एक तरह से प्रिवेंट कर रहे हैं, ऑटोलाइसिस और प्यूट्रीफैक्शन जो होता है उससे प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज कंसंट्रेशन फॉर्मलिन इन फिक्सेटिव इज। ठीक है, कह रहा है फिक्सेटिव के रूप में फॉर्मलिन की सबसे सामान्य सांद्रता है। कितना परसेंट हम फॉर्मलिन यूज़ करते हैं फिक्सेटिव के लिए, फिक्सेशन के लिए? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 5%, 10%, 15%, 20%। जो हमारा फिक्सेटिव यूज़ होता है फॉर्मलिन, हम जो फिक्सेटिव एजेंट है हमारा, तो हम करते हैं 10% फॉर्मलिन मिलाते हैं, जिससे हमारा टिश्यू प्रिजर्व रह सके। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द स्टेन यूज टू स्टडी कनेक्टिव टिश्यू इज। कनेक्टिव टिश्यू का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त स्टेन है। ऑप्शन है हमारे पास हेमाटोक्सिलिन एंड इयोसिन, मैसन ट्राइक्रोम, पास, जिम्सा। तो जो हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू के लिए, जो हमारा स्टेन यूज़ होता है वो होता है हमारा मैसन ट्राइक्रोम। मैसन ट्राइक्रोम, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द स्टेन यूज्ड फॉर ग्लाइकोलेजन इज। ग्लाइकोजन के लिए प्रयुक्त स्टेन है। ऑप्शन है हमारे पास पास स्टेन, कॉन्गो रेड, सिल्वर स्टेन, ऑयल रेड ओ। तो जो हम ग्लाइकोजन के लिए स्टेन करते हैं वो करते हैं हम पास स्टेन। ठीक है, पास स्टेन हमारा ग्लाइकोजन के लिए भी होता है, ये फंगल के लिए भी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ कटिंग थिन टिश्यू सेक्शन इन हिस्टोपैथोलॉजी इज कॉल्ड। हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू के पतले सेक्शन काटने की प्रक्रिया कहलाती है। जो हम सेक्शन काटते हैं, सेक्शन कब काटते हैं? पहले हमारा टिश्यू आता है हमारे पास लैब में, फॉर्मलिन में फिक्स होता है। उसके बाद हम
उसकी ग्रॉसिंग करते हैं। ग्रॉसिंग करने के बाद उसका प्रोसेस होता है एटीपी प्रोसेस जो होता है इसमें हमारा, वो करते हैं। उसके बाद हम टिश्यू को एम्बेड करते हैं, ठीक है, एम्बेडिंग होता है। उसके बाद हमारा सेक्शन कटिंग होता है, जिसमें हम छोटे छोटे सेक्शन काटते हैं, फिर उसको स्लाइड में माउंट करते हैं, स्टेन करते हैं, फिर माउंट करते हैं, फिर हम उसके बाद माइक्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है। तो जो सेक्शन कटिंग होता है, मतलब ये पूछ रहा है कि थिन सेक्शन काटने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास एम्बेडिंग, सेक्शनिंग, फिक्सेशन, स्टेनिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सेक्शनिंग, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पैराफिन एम्बेडिंग रिक्वायर टिश्यू डिहाइड्रेशन विथ। पैराफिन एम्बेडिंग के लिए टिश्यू डिहाइड्रेशन किससे किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल, एसीटोन, जाइलिन। डिहाइड्रेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन होता है जो हमारे टिश्यू में एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा पानी है, उसको हम उसमें से रिमूव करते हैं ताकि हमारी जो एम्बेडिंग हो वो अच्छे से हो सके, ठीक है। तो वो करते हैं हम एल्कोहल से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। डिहाइड्रेशन किससे करते हैं, एल्कोहल से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द रूटीन स्टेन इन हिस्टोपैथोलॉजी इज। हिस्टोपैथोलॉजी में रूटीन स्टेन है, मोस्ट कॉमन जो स्टेन होती है हिस्टोपैथोलॉजी में जो ज़्यादातर की जाती है, वो कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास हिमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन HNE जो स्टेन है, सिल्वर स्टेन, ट्राइक्रोम स्टेन। तो जो हमारे हिस्टोपैथोलॉजी में मोस्ट कॉमन स्टेन है वो है हमारे हिमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। माइक्रोटोम इज यूज फॉर। माइक्रोटोम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास स्टेनिंग, कटिंग टिश्यू सेक्शन, फिक्सेशन, माउंटिंग। माइक्रोटोम क्या है। माइक्रोटोम जो है हमारा एक कटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे सेक्शन काटने के लिए यूज होता है, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी में माइक्रोटोम सेक्शन काटने के लिए यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा कटिंग टिश्यू सेक्शन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। माइक्रोटोम यूज होता है कटिंग टिश्यू सेक्शन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डिकैल्सिफिकेशन इज रिक्वायर फॉर। डिकैल्सिफिकेशन किसके लिए आवश्यक है। ऑप्शन है हमारे पास लंग टिश्यू, बोन टिश्यू, लीवर टिश्यू, मसल टिश्यू। देखो डिकैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम प्लस डी मतलब हटाना। डिकैल्सिफिकेशन मतलब जो हमारा कैल्शियम सॉल्ट है उसे हम टिश्यू से हटा रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम क्या कराता है हमारे, कैल्शियम हम किस लिए कराते हैं कि हमारी जो हड्डी है वो मजबूत हो, ठीक है। तो अगर आपका जो टिश्यू है वेरी हार्ड होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, तो हम ईजिली कट नहीं पाएगा, कटिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें से हम कैल्शियम सॉल्ट हटा देंगे तो हमारा टिश्यू जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए हम डिकैल्सिफिकेशन करते हैं। तो देखो जो इसका राइट आंसर होगा बोन टिश्यू। बोन टिश्यू के लिए हम कैल्सिफिकेशन करेंगे, डिकैल्सिफिकेशन करेंगे। देखो बोन टिश्यू हार्ड टिश्यू होता है बहुत ज़्यादा, तो उसे हम सॉफ्ट बनाने के लिए, ताकि हमारा कटिंग ईजिली हो जाए, थिन सेक्शन कटे, इसलिए हम डिकैल्सिफिकेशन करते हैं बोन टिश्यू का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द सब्सटेंस यूज फॉर माउंटिंग फॉर हिस्टोलॉजी स्लाइड्स। हिस्टोलॉजी स्लाइड माउंटिंग के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन है हमारे पास DPX, जाइलिन, एसीटोन, ग्लिसरॉल। तो जो हम माउंटिंग मीडिया जो हमारी है वो है DPX।
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, डीपीएक्स। डीपीएक्स क्या है? माउंटिंग मीडिया है, जो हमारी जब स्लाइड बन के तैयार हो जाती है तो हम उसमें माउंटिंग करते हैं। ठीक है, डीपीएक्स डाल के कवर स्लिप से कवर कर देते हैं, जिससे हमारा स्लाइड जो है लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व हो जाए। जो हमारा टिश्यू उस पर स्टेन हुआ है वो हमारा ख़राब ना हो सके, इसके लिए हम माउंटिंग करते हैं, वो करते हैं डीपीएक्स से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन अमाइलॉइड, निम्नलिखित में से कौन सा अमाइलॉइड को रंगता है? ऑप्शन है हमारे पास पास, कॉन्गो रेड, सूडान ब्लैक, सिल्वर स्टेन। देखो, अमाइलॉइड के लिए जो हम स्टेन करते हैं वो करते हैं हम कॉन्गो रेड। कॉन्गो रेड स्टेन जो होती है हमारी अमाइलॉइड को देखने के लिए होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फ्रोजन सेक्शन टेक्निक इज मेनली यूज फॉर, फ्रोजन सेक्शन तकनीक का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है हमारे पास परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन, रैपिड डायग्नोसिस ड्यूरिंग सर्जरी, स्टेनिंग, माउंटिंग। फ्रोजन सेक्शन जो होता है मतलब जो हमारा इमीडिएट एक्शन होता है, जैसे हमारा ओटी में पेशेंट है तो वहाँ से हमारे पास कोई भी ऑर्गन आया तो उसमें हमने तुरंत उसका सेक्शनिंग एम्बेडिंग करके सेक्शन काट के उसकी माइक्रोस्कोपी करनी होती है। रैपिड वर्क जो रहता है हमारा, ठीक है, तो उसके लिए करते हैं हम फ्रोजन सेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रैपिड डायग्नोसिस ड्यूरिंग सर्जरी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अब समझिए क्या काम है कि हमारा मान लीजिए हमारा पेशेंट ओटी में है, उसके बाद हमारा उसमें प्रोसेस चल रही है, हम डिटेक्ट करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, हमें सेक्शन काट के देखना है कि हाँ भाई कोई क्या चीज़ है उसमें, जैसे कैंसरस सेल है, नहीं है, क्या पेशेंट को दिक्कत है, उसके लिए हमारा इमीडिएट एक्शन होता है। तो उसके लिए हम फ्रोजन सेक्शन लाते हैं और हमारी एक मशीन होती है क्रायोस्टेट, उससे हम एम्बेडिंग होता है और कटिंग होता है, उसके बाद हम स्टेन करके उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच केमिकल इज यूज्ड इन डिकैल्सिफिकेशन, डिकैल्सिफिकेशन के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने बताया डिकैल्सिफिकेशन करते हैं हम हार्ट टिश्यू के लिए। ठीक है, अब उसको कौन सा एजेंट रिमूव करता है, डिकैल्सिफिकेशन करता है, तो वो देखेंगे हम। ऑप्शन है हमारे पास जाइलिन, नाइट्रिक एसिड, एसीटोन, डीपीएक्स। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का यूज़ हम डिकैल्सिफिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, बोनी टिश्यू को सॉफ्ट बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टिश्यू डिहाइड्रेशन इज डन बिफोर, टिश्यू का डिहाइड्रेशन कब किया जाता है? डिहाइड्रेशन मैंने बताया आपको, डिहाइड्रेशन क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है हमारे टिश्यू में उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो वो कब करेंगे? बिफोर स्टेनिंग, बिफोर पैराफिन एम्बेडिंग, बिफोर माउंटिंग, बिफोर फिक्सेशन। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बिफोर पैराफिन एम्बेडिंग। हम उसमें से डिहाइड्रेट करेंगे टिश्यू को, उसमें से एक्स्ट्रा वाटर हटाएंगे, उसके बाद हम एम्बेडिंग करेंगे ताकि हमारा टिश्यू जो है फिक्स हो सके और इजीली कटिंग हो सके उसकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सूडान ब्लैक स्टेन इज यूज फॉर डेमोस्ट्रेशन ऑफ, सूडान ब्लैक स्टेन का उपयोग किसके प्रदर्शन के लिए होता है? ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन, फैट, ग्लाइकोजन, एमाइलॉइड। जो सूडान ब्लैक स्टेन होता है हमारा वो करते हैं हम फैट के लिए। ठीक है, फैट को देखने के लिए हम सूडान ब्लैक स्टेन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमन एम्बेडिंग मीडियम इन हिस्टोपैथोलॉजी इज, हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे सामान्य एम्बेडिंग माध्यम है। ऑप्शन है हमारे पास सेलोडीन, पैराफिन वैक्स, जिलेटिन,
प्लास्टिक रेजिन। जो हमारा मोस्ट कॉमन मीडियम है एम्बेडिंग के लिए वो होता है हमारा पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स से हम एम्बेडिंग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच स्टेन इज यूज फॉर रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर के लिए कौन सा स्टेन प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास पास, सिल्वर स्टेन, कॉन्गो रेड, HNE। तो जो हम रेटिकुलर फाइबर देखने के लिए स्टेन करते हैं वो करते हैं हम सिल्वर स्टेन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच सॉल्यूशन इज यूज फॉर क्लियरिंग ऑफ टिश्यू बिफोर एम्बेडिंग। एम्बेडिंग से पहले टिश्यू की क्लियरिंग के लिए कौन सा सॉल्यूशन प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है हमारे पास अल्कोहल, जाइलिन, DPX, एसीटोन। तो क्लियरिंग एजेंट जो होता है हमारा वो होता है जाइलिन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्सेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा फिक्सेटिव नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेलिन, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, एसीटोन, DPX। बात करूं ये तीनों हमारे फिक्सेटिव एजेंट हैं, ठीक है। और DPX जो है हमारा माउंटिंग मीडिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। DPX आपका राइट आंसर होगा जो हमारा फिक्सेटिव एजेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द माइक्रोटोम मोस्ट कॉमनली यूज इन हिस्टोपैथोलॉजी लैब। हिस्टोपैथोलॉजी लैब में सबसे सामान्यतः प्रयुक्त माइक्रोटोम है। ऑप्शन है हमारे पास रॉकिंग माइक्रोटोम, फ्रेजिंग माइक्रोटोम, रोटरी माइक्रोटोम, स्लाइडिंग माइक्रोटोम। तो जो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं हम वो करते हैं हम रॉकिंग माइक्रोटोम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। रॉकिंग माइक्रोटोम ये भी हमारे माइक्रोटोम हैं, ये तीनों भी हमारे माइक्रोटोम के टाइप हैं, ठीक है। ये 4 टाइप के माइक्रोटोम देखने को मिलते हैं। अलग अलग टिश्यू के लिए अलग अलग माइक्रोटोम यूज़ होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है हमारा रॉकिंग माइक्रोटोम यूज़ होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर फॉर पैराफिन एम्बेडिंग। पैराफिन एम्बेडिंग के लिए आदर्श तापमान क्या है। नॉर्मल टेम्परेचर भी बोल सकते हैं हम। पैराफिन एम्बेडिंग के लिए नॉर्मल टेम्परेचर क्या है। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका 54 to 58, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 54 से 58 डिग्री पर आपका पैराफिन मेल्ट हो जाता है, इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाता है ताकि हम एम्बेडिंग कर सकें, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द माउंटिंग मीडियम DPX इज। माउंटिंग मीडियम DPX है। ऑप्शन है हमारे पास वाटर बेस्ड, सिंथेटिक रेजिन, एल्कोहल बेस्ड, ऑयल बेस्ड। तो जो हमारा DPX होता है वो होता है सिंथेटिक रेजिन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। केसलिंग सॉल्यूशन इज यूज फॉर। ये हमारा म्यूजियम टेक्निक का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है। केसलिंग सॉल्यूशन इज यूज फॉर। केसलिंग सॉल्यूशन किस काम में आता है, ठीक है, किस लिए यूज होता है। ऑप्शन है हमारे पास बोन डिकैल्सिफिकेशन, म्यूजियम स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन, टिश्यू स्टेनिंग, माइक्रोटोमी, ठीक है। तो जो हमारा केसलिंग सॉल्यूशन यूज होता है वो होता है म्यूजियम स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। म्यूजियम स्पेसिमेन जहाँ पर हमारे बहुत सारे स्पेसिमेन रखे जाते हैं म्यूजियम टेक्निक के लिए, जो कि हमारे फर्दर स्टडी के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। तो उसको हम जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं या कोई टिश्यू होता है उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। उसको करते हैं हम केसलिंग सॉल्यूशन में प्रिजर्व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
द आइडियल कंटेनर फॉर म्यूजियम स्पेसिमेन इज, म्यूजियम स्पेसिमेन के लिए आदर्श कंटेनर है। ऑप्शन है हमारे पास प्लास्टिक बोतल, ग्लास जार, स्टील बॉक्स, वुडन बॉक्स। तो जो हमारा म्यूजियम स्पेसिमेन के लिए जो कंटेनर यूज होता है वो होता है हमारा ग्लास जार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आपने देखे भी होंगे ग्लास जार में हमारे ऑर्गन टिश्यू रखे रहते हैं, ठीक है, जिससे हम उन्हें इजीली देख सकें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। केसरलिंग फ्लूइड कंटेन विच मेन कंपोनेंट, केसरलिंग सॉल्यूशन का मेन कंपोनेंट क्या है। ऑप्शन है हमारे पास पोटासियम एसीटेट, एसीटोन, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, पैराफिन। तो जो केसरलिंग सॉल्यूशन का मेन कंपोनेंट होता है वो होता है आपका एसीटोन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द प्रिजर्वेटिव एडेड टू केसरलिंग सॉल्यूशन, जो प्रिजर्वेटिव होता है हमारा केसरलिंग सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो वो कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास थाइमोल, कैम्फोर, बेंजीन, जाइलिन। तो जो हमारा प्रिजर्वेटिव होता है वो होता है थाइमोल। आपको पहले भी पता होगा, ये यूरिन के लिए भी यूज़ करते हैं हम। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, थाइमोल आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब आते हैं हम साइटोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। साइटोलॉजी से वैसे मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, कुछ एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बाकी अगले PIQ में कवर करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन रहेगा इसका, मोस्ट कॉमन साइटोलॉजिकल टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग इज, जो मोस्ट कॉमन साइटोलॉजिकल टेस्ट होता है सर्वाइकल कैंसर को देखने के लिए तो कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास FNSC, पैप स्मेयर टेस्ट, बोन मैरो एस्पिरेशन, यूरिन साइटोलॉजी। तो सर्वाइकल कैंसर को देखने के लिए हम करते हैं पैप स्मेयर टेस्ट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। FNSC स्टैंड फॉर, FNSC का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है हमारे पास फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फास्ट नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल एनालिसिस साइटोलॉजी, फ्रॉम फॉर्मल नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो जो FNSC का पूरा नाम है वो है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच स्टेन इज कॉमनली यूज इन पैप स्मेयर, पैप स्मेयर के लिए कौन सा स्टेन कॉमनली यूज किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास हेमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन, पेपनिकुलाव स्टेन, जिम्सा स्टेन, पास स्टेन। तो जो हमारा पैप स्मेयर टेस्ट के लिए जो कॉमनली स्टेन है हमारा वो होता है पेपनिकुलाव स्टेन, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। साइटोपैथोलॉजी इज मोस्ट यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ, साइटोपैथोलॉजी का उपयोग सबसे अधिक किसके निदान में होता है। ऑप्शन है हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज, कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर, एनीमिया। जो साइटोपैथोलॉजी होता है वो होता है हमारी डायग्नोसिस में हेल्प करता है कैंसर की, ठीक है। कैंसर का को डिटेक्ट करने का फास्ट प्रोसेस है एक तरफ से, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द कॉमन फिक्सेटिव यूज इन साइटोलॉजी स्मेयर, साइटोलॉजी स्मेयर में प्रयुक्त सामान्य फिक्सेटिव है। ऑप्शन है हमारे पास 95% एथनॉल, फॉर्मेलिन, एसीटोन, जाइलिन। द कॉमन फिक्सेटिव क्या होता है हमारा साइटोलॉजी स्मेयर के लिए, वो होता है हमारा 95% एथनॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
यूरिन साइटोलॉजी इज मेनली यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ। यूरिन साइटोलॉजी का मुख्य उपयोग किसके पता लगाने में होता है? ऑप्शन है हमारे पास डायबिटीज़, ब्लड कैंसर, ब्लडर कैंसर, किडनी स्टोन, हाइपरटेंशन। जो यूरिन साइटोलॉजी होती है हमारी, वो होती है मेनली ब्लडर कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अ स्पूटम साइटोलॉजी इज मेनली यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ। स्पूटम साइटोलॉजी का मुख्य उपयोग किसके पता लगाने में होता है? ऑप्शन है हमारे पास लंग कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस ओनली, किडनी इन्फेक्शन, थायराइड डिजीज। जो स्पूटम साइटोलॉजी होती है, हमारा स्पूटम की साइटोलॉजी करते हैं हम, वो करते हैं लंग कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। साइटोस्पिन इज यूज फॉर। साइटोस्पिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास कंसंट्रेटिंग सेल्स ऑफ फ्लूइड, फिक्सिंग द सेल्स, स्टेनिंग द सेल्स, कटिंग थिन सेक्शन। जो हमारा साइटोस्पिन होता है वो होता है हमारा, एक तरफ से हम आप मान सकते हैं हमारा जो सेंट्रीफ्यूज होता है, सेम ऐसे ही होता है। इसका यूज़ करते हैं हम कंसंट्रेटिंग सेल्स फ्रॉम फ्लूइड। जो हमारा फ्लूइड्स आते हैं साइटोलॉजी के लिए, उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं एक टाइप का। उसके बाद जो हमारा सुपीरियर पार्ट होता है इसमें, उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। जो हमारा नीचे सस्पेंशन होता है उससे हम अपनी स्मेयर बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ये साइटोस्पिन यूज होता है। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। कल देखेंगे हम एनाटॉमी फिजियो के एमसीक्यूज। उसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, जो पहले एम्स में आ चुके हैं, वो पीवाई की हम कवर करेंगे। ठीक है, उन क्लासों को आप देखना ना भूलें। और आपको इन क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है।